जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्कोर बूस्टर सेशन की। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है और ऐसे में बहुत सारे मित्र इस एग्जाम में बैठने भी वाले हैं और आपके एसएससी जीडी एग्जाम में 20 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाने हैं, जिसमें आपको साइंस के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। संभवतः साइंस के आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से मिला के होता है। मेरे मित्र, ऐसे तो ये 3-4 क्वेश्चन कोई खास मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़े हुए रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसका जवाब आसानी से दे पाते हैं। ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन का लेवल बेशक बेसिक होता है, लेकिन ये बेसिक तब होता है जब आप इसको पहले से तैयार किए हुए रहते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एसएससी जीडी 2019 में फिजिक्स से संबंधित पूछे गए सभी शिफ्ट में जो 13 क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये पता चल पाए कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका लेवल क्या है और आप उसी हिसाब से आगे आने वाले समय में आप फिजिक्स को तैयार कर पाए। बहुत ही बेसिक चीजें पढ़नी होती है, जो कि आपको आज के इस वीडियो सेशन से पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी देख पा रहे होंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है ध्वनि, दूसरा ऑप्शन है मौसम, तीसरा ऑप्शन है दूरी और चौथा ऑप्शन है गति। आप सबों को मालूम है कि यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, तो गुरुजी बात जो है यहाँ पे लाइट ईयर की जा रही है। किसकी की जा रही है? लाइट ईयर की जा रही है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी प्रकाश द्वारा निर्बात में 1 साल में जो दूरी तय की जाती है उसी को प्रकाश वर्ष बोला जाता है। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आपने अभी जस्ट बताया कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 साल में तय की गई दूरी होती है, तो जाहिर सी बात है कि ये किससे संबंधित है? दूरी से संबंधित है। और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र, ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ दे कि ये बताओ कि 1 लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस होता है, यानी कि कितना मीटर होता है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि 1 लाइट ईयर जो है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। मेरे मित्र, अगर आपको ऑप्शन किलोमीटर में दिखे तो आप क्या कहेंगे? तो आप सभी ध्यान में रखना कि 1 लाइट ईयर जो है वो कितना के बराबर होता है, तो आप सभी याद रखेंगे किलोमीटर में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। मेरे मित्र, अगर आपके ऑप्शन में लाइट ईयर जो है वो ऑप्शन में सर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तब आप सबों को ध्यान में रखना है कि जो आपका 1 लाइट ईयर है वो सेंटीमीटर में कितना होगा? 9.46 इंटू 10⁻17 सेंटीमीटर। तो ये तीनों चीज आप ध्यान में रखेंगे कि एक प्रकाश वर्ष मीटर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, किलोमीटर में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर और साथ ही सेंटीमीटर में 9.46 इंटू 10⁻17 सेंटीमीटर होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में ध्वनि भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र यहां पे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो आप याद रखना डेसिबल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे क्या कि आपके ऑप्शन में मौसम भी दिया हुआ है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस के वो बेसिक लेवल के होते हैं। और बेसिक लेवल कहने का मतलब ये हुआ कि ये जनरल साइंस होता है, जो कि आपके आसपास के घटना से रिलेटेड होते हैं। तो यहां पे मौसम दिया हुआ है, तो अगर आप मौसम से संबंधित एक छोटा सा बात याद रखना चाहें तो आप ये याद रख सकते हैं कि मौसम संबंधी पूर्वानुमान जो है वो किसके थ्रू लगाया जाता है? तो आप सभी याद रखेंगे बैरोमीटर के थ्रू लगाया जाता है। किसके थ्रू लगाया जाता है? बैरोमीटर के थ्रू लगाया जाता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मौसम संबंधित जानकारी जो है वो कौन से डिपार्टमेंट के पास होती है? आप कहेंगे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास होती है, यानी कि मेट्रोलॉजिकल विभाग में होती है। आप सभी के मन में आएगा कि गुरुजी यहाँ पे गति दिया हुआ है, तो मेरे मित्र आप सभी समझ रहे हैं इसी को हम लोग मोशन कहते हैं। और आप कहेंगे कि गुरुजी अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही होती है तो वस्तु को गति में माना जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान में रखिएगा ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई मीटर पर सेकेंड का उपयोग, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है वेग, क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका जो यूनिट है वो होगा मीटर पर सेकेंड, और यहां पे है दूरी, आप कहेंगे गुरुजी इसका यूनिट जो है वो क्या होगा, मीटर होगा, या फिर हम लोग किलोमीटर ले सकते हैं, या फिर हम लोग सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं। यहां पे संवेग है तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसका यूनिट जो है वो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, जबकि यहां पे त्वरण है इसका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, सिर्फ आंसर नहीं याद करना है, इन सभी राशि का यूनिट भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है कि इसमें से कोई भी पूछ लिया जाए, तो जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर ही आप याद रखें, उसके ऑप्शन को भी आप अपने माइंड में जरूर याद रखेंगे। एक और छोटा सा बात याद रखिएगा कि यहां पे जो वेग है वो कौन सी राशि होगी, तो आप सभी याद रखेंगे सदिश राशि होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ध्यान में रखिएगा, सदिश वैसी राशि होती है जिसको बताने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है, जबकि यहां पे जो दूरी है ये कौन सी राशि होगी, आप याद रखेंगे अदिश राशि होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, वैसी राशि जिसको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। यहां पे संवेग है तो याद रखेंगे 100 से संवेग होता है, 100 से सदिश होता है, तो संवेग आपका क्या है, सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि। नेक्स्ट त्वरण है तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण वेग पे डिपेंड करता है, वेग सदिश राशि है, दैट्स व्हाई त्वरण भी हमारा क्या होगा, तो सर सदिश राशि होगा, क्या होगा, सदिश राशि होगा। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आपसे पूछा जा रहा है कि जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे कहा जाता है प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन है संवहन, तीसरा ऑप्शन है प्रेरण, चौथा ऑप्शन है घर्षण। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो प्रतिरोध है इसका मतलब होता है विरोध करना, यहां पे जो प्रतिरोध है इसका मतलब क्या होता है, विरोध करना होता है। तो क्वेश्चन आपसे ये करा जा रहा है कि जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे कहा जाता है, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर किसी सरफेस पे कोई व्यक्ति चल रहा होता है तो ये जो व्यक्ति का पैर है और ये जो सरफेस है, सतह है, इस दोनों के बीच में क्या होता है, तो सर ये आगे बढ़ेगा और ये जो सरफेस है इस पे एक फोर्स ऐसा होगा जो इसकी गति का विरोध कर रहा होगा, यानी कि ये आदमी इस पे चलना चाह रहा है, इसके चलने की गति का कोई ऐसा बल होगा जो विरोध करेगा, और आप कहेंगे वह बल तो गुरुजी घर्षण बल कहलाता है। मतलब ये हुआ कि घर्षण बल वैसा बल होता है जो दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, या आप कह सकते हैं कि घर्षण जो है वो एक प्रकार का विरोध करने वाला बल है या अपोजिटिंग फोर्स है। तो आप कहेंगे सर आंसर तो हमको ऐसे ही मालूम चल गया, बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी किसी सरफेस पे कोई वस्तु मूव करेगी तो सर उसके गति को एक बल होगा जो विरोध करेगा, और वो बल क्या कहलाएगा, घर्षण बल, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा, या आप कह सकते हैं सर हिंदी में घर्षण बल कहलाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग घर्षण बल के प्रकार की बात करते हैं, यानी कि घर्षण के प्रकार की बात करते हैं, हम सभी कहते हैं कि सर सामान्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और तीसरा होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। ध्यान में रखेंगे, इसी को हम लोग हिंदी में स्थैतिक घर्षण कहते हैं, और क्या कहते हैं सर, तो सर गतिज घर्षण कहते हैं, या फिर हम लोग इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। और साथ ही तीसरा आपका क्या होता है, तो गुरुजी तीसरा होता है हमारा लोटनिक घर्षण बल। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में प्रतिरोध है, तो मेरे मित्र इसको आप 2 तरीके से देख सकते हैं, एक तो विरोध के रूप में और दूसरा रेसिस्टेंस के रूप में। अब रेसिस्टेंस की जब आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी में चले जाएंगे, और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टेंस को डिस्कस कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कि इन इलेक्ट्रिसिटी रेसिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ये क्या होता है, तो सर ये प्रत्येक चालक पदार्थ का एक गुण है जो अपने में से होकर के धारा के प्रवाह का विरोध करता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी अगर हमको विद्युत धारा से रिलेट करके प्रतिरोध पूछा जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि प्रतिरोध जो है वो प्रत्येक चालक पदार्थ का गुण होता है जो चालक पदार्थ से प्रवाहित धारा का विरोध करता है। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि प्रतिरोध असल में क्या है, तो ये ओम के नियम का नियतांक है।
यानी कि प्रतिरोध जो है वो आपका क्या है, ओम्स लॉ का कांस्टेंट है, यानी कि नियतांक है। ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है सर संवहन, ध्यान में रखेंगे, इसी को हम लोग इंग्लिश में कन्वेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं। और मेरे मित्र आप सबों को यहां पे मालूम होना चाहिए कि जब हम लोग बात करते हैं हीट ट्रांसफर की, जब हम लोग बात करते हैं किसकी, हीट ट्रांसफर की, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि गुरुजी उष्मा का जो संचरण होता है वो 3 तरीके से होता है। और वो तरीका कौन कौन सा है? तो पहला होता है आपका कंडक्शन। पहला कौन सा होता है? कंडक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। और दूसरा आपका होता है कन्वेक्शन। दूसरा कौन सा होता है? कन्वेक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। और तीसरा होता है आपका रेडिएशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी रेडिएशन को हम लोग विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो हीट एक जगह से दूसरे जगह जाता है उसके जाने का क्या है सर, 3 तरीका हो सकता है। पहला चालन हो सकता है, दूसरा संवहन, तीसरा आपका विकिरण हो सकता है। ध्यान में रखेंगे कि जो चालन की प्रक्रिया होगी, जो चालन की प्रक्रिया होगी ये सिर्फ आपको ठोस में देखने को मिलेगी। यानी कि ठोस पदार्थ में जो हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा वो किस मेथड से, गुरुजी कंडक्शन के मेथड से। ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग संवहन की बात करेंगे तो संवहन जो है वो किस माध्यम में होगा, तो सर द्रव एवं गैस में, द्रव एवं गैस में, द्रव एवं गैस में उष्मा का संचरण किस माध्यम से होगा, तो आप सभी याद रखेंगे सर संवहन के माध्यम से होगा। और विकिरण की बात की जाएगी तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, विकिरण के लिए हमको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो ठोस में उष्मा का चालन कैसे होगा, सॉरी ठोस में उष्मा कैसे जाएगा, आप कहेंगे चालन प्रक्रिया के थ्रू। द्रव और गैस में आप कहेंगे संवहन प्रक्रिया के थ्रू। और जब विकिरण की बात की जाएगी तो आप कहेंगे इसमें किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी प्रेरण क्या होता है, तो मेरे मित्र इसी को हम लोग इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्शन कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो हम लोगों को करंट प्राप्त होती है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रक्रिया के थ्रू जो हम लोग को करंट प्राप्त होती है उसको क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड करंट, यानी कि प्रेरित धारा बोला जाता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में यह सवाल भी पूछ लिया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आपसे पूछा जा रहा है कि गति का कौन सा नियम कहता है जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है, मतलब क्या कि बल लगाता है, तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है। पहला ऑप्शन है स्टीफन का नियम, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन का गति का दूसरा नियम, तीसरा ऑप्शन है कूलम का नियम, चौथा ऑप्शन है न्यूटन गति का तीसरा नियम। आप कहेंगे सर बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पर जोर लगाता है यानी कि बल लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पे वापस बल लगाता है। आप कहेंगे कि सर ये तो न्यूटन का तृतीय गति नियम है। न्यूटन के तृतीय गति नियम में ही क्या कहा जाता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये स्टीफन का नियम क्या है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि स्टीफन के नियम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कहते हैं कि सर ई जो है वो T⁴ के समानुपाती होती है। और यहां से जब हम लोग क्या करते हैं, इस समानुपाती साइन को हटाते हैं तो सिग्मा रखते हैं और T⁴ कहते हैं। और ये जो सिग्मा है इसी को क्या बोला जाता है, स्टीफन का नियतांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टीफन का नियतांक बोला जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये स्टीफन का नियम है क्या, स्टीफन का नियम है क्या, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि क्या कि किसी वस्तु के इकाई तल से, किसी वस्तु के इकाई तल से उत्सर्जित, किसी वस्तु के इकाई तल से उत्सर्जित विकिरण ई की दर उसके परम ताप T के चौथे घात के समानुपाती होती है। T के चौथे घात के समानुपाती होती है। क्या ध्यान में रखना है सर, आप सबों को ध्यान में रखना है कि स्टीफन का नियम कहता है कि किसी वस्तु के इकाई तल से उत्सर्जित विकिरण की दर E
किसके समानुपाती होगी? तो सर परम ताप के चौथे घात के समानुपाती होगी। मतलब ये जो आपका E है ये क्या है? आप कहेंगे सर ये जो है ये उत्सर्जित विकिरण की दर है, और T क्या है? तो सर टेम्परेचर है, और E समानुपाती T⁴ किस लॉ से मिलता है? स्टीफन के लॉ से मिलता है, जहां पे सिग्मा क्या है? तो सर स्टीफन का नियतांक है। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में न्यूटन के गति का दूसरा नियम दिया हुआ है, कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहेंगे कि गुरुजी न्यूटन के गति के दूसरे नियम से ही हम लोगों को क्या मिलती है? तो बल के लिए इक्वेशन मिलता है, समीकरण मिलता है। जो F = ma आप पढ़ते हैं, ये आपको कहां से मिलता है? न्यूटन के गति के दूसरे नियम से मिलता है। और साथ ही ये क्या कहता है? तो सर न्यूटन गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। नेक्स्ट है कूलम्ब का नियम। तो मेरे मित्र, जिस तरह गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग कहते हैं कि व्हेन द टू मासेबल ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ r, देन द फोर्स of gravitation is directly proportional to the mass of the object and inversely proportional to the square of the distance। मतलब ये हुआ कि गुरुत्वाकर्षण में जिस तरह हम लोग ये कहते हैं कि जो F है वो किसके बराबर होती है? तो सर जी m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर के बराबर होती है। तो ठीक इसी तरह कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जब दो चार्ज व्हेन द टू चार्ज q1 और q2 kept at a distance of r, जब दो चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हो तो इसके बीच में जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है? तो गुरुजी दोनों ही आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, और साथ ही इसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण के नियम के अकॉर्डिंग जो हम लोग F = g m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर पढ़ते हैं, उसी को कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं? तो सर F = ध्यान में रखिएगा कि यहां पे G के बदले K लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर। यानी कि ये क्या हो गया हमारा? आप कहेंगे कूलम्ब का नियम हो गया। तो मेरे मित्र, ये सब बातें भी आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वहां पे आपको मिस नहीं होना है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि घोड़ा गाड़ी की गति भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है? न्यूटन तृतीय गति नियम, दूसरा है ओम का नियम, तीसरा है आर्किमिडीज का सिद्धांत, चौथा अवागाड्रोस का नियम। ये सारे लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि घोड़ा गाड़ी की गति भौतिक के किस सिद्धांत पे आधारित है, या किस सिद्धांत का उदाहरण है? चला जी, घोड़ा गाड़ी हो या फिर कोई गाड़ी चल रहा हो, या हम लोग जो चलते हैं किसी भी सड़क पे या किसी समतल पे, ये सब के सब न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण होता है। कैसे? तो मेरे मित्र, घोड़ा गाड़ी जो चलता है वो क्या करता है? तो सर अपना बल से जमीन को दाबता है, फिर जमीन भी क्या करता है? तो सर उतने ही बल से उसको धकेलता है। हम लोग जब सतह पे चलते हैं तो हम अपने पैर के पंजा से जमीन को दाबते हैं, जमीन भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाता है, हम लोग इसी के चलते क्या होते हैं? आगे बढ़ पाते हैं। और ये चीज हमको कहां से मिलता है? सर न्यूटन के थर्ड लॉ से मिलता है। तो सर आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। लेकिन आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ओम का नियम। तो मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि ओम ने किसी चालक से प्रवाहित होने वाले धारा और उस चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर के संबंध को बताने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर ताप को कांस्टेंट रखा जाए तो किसी चालक से जो प्रवाहित धारा होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी कि ओम के नियम के अकॉर्डिंग भी समानुपाती आई होती है। और यहां पे अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? V = IR। यही क्या है हमारा? ओम के लॉ का तो सर रिलेशन है, या फिर हम लोग कह सकते हैं ओम्स लॉ है। ध्यान में रखेंगे कि चूंकि V = IR है तो हम लोग R = V/I भी कह सकते हैं। तो सर ये जो R = V/I है, यहां पे R क्या है? तो ओम के नियम का नियतांक है, जो कि अभी जस्ट हमने आपको बताया है सर। नेक्स्ट है आर्किमिडीज का सिद्धांत। मेरे मित्र, इसको हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। और इसके अनुसार क्या होता है कि जब किसी भी वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में आभासी कमी आती है, और ये जो आभासी कमी होती है ये वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। अवागाड्रोस का नियम क्या कहता है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अवागाड्रोस का नियम कहता है कि अगर तापमान क्या हो हमारा? सर कांस्टेंट हो, प्रेशर क्या हो हमारा? कांस्टेंट हो, तो समान आयतन के भिन्न भिन्न गैस में जो अणुओं की संख्या होगी वो क्या होगी? तो सर समान होगी।
आप कहेंगे नहीं समझे। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जब हम लोग एवोगाड्रो नंबर की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी ये होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये क्या है? तो सर अगर तत्व है तो परमाणु की संख्या, यौगिक है तो अणु की संख्या। तो एवोगाड्रोस लॉ यही कहता है कि नियत ताप एवं दाब पर, एवोगाड्रोस लॉ कहता है कि नियत ताप एवं दाब पर, यानी कि जब हमारा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हो तो समान आयतन के यानी कि सेम वॉल्यूम के अलग अलग गैसों में जो अणुओं की संख्या होगी वो कितना होगी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होगी। यही क्या है सर? हमारा एवोगाड्रोस लॉ है। ध्यान में रखेंगे ये क्या है हमारा, तो आप सभी याद रखेंगे एवोगाड्रोस संख्या है। क्या है सर? एवोगाड्रो संख्या है। तो अगर आपके एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एवोगाड्रो संख्या बराबर होती है, आप कहेंगे इतना के लॉ क्या है, तो नियत ताप और दाब पर समान आयतन के भिन्न भिन्न गैसों में अणुओं की संख्या इतना होती है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आपसे पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हम लोग फॉर्मूला F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर लिखते हैं। और क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो रिलेशन आया है वो कहां से आया है, तो हम सबों को मालूम है कि गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह प्रोपोर्शनल साइन हटाए हैं तो बीच में जी आया है जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक के रूप में जाना जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आपको यहां पे चूज करना है कि इसमें से गुरुत्वाकर्षण के बारे में कौन सा सही कथन नहीं है। पहला ऑप्शन है कि यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है। बिल्कुल है सर। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इस ब्रह्मांड में जितने भी मासेबल ऑब्जेक्ट हैं वे सब के सब एक दूसरे से आकर्षित हो रहे थे, जो जिसका कारण क्या है, तो सर गुरुत्वाकर्षण है। यानी कि ये स्टेटमेंट आपका सही है। आपको यहां पे क्या करना है सर, सही नहीं है उसको चूज करना है। फिर कहा जा रहा है कि यह वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है द्रव्यमान के, ये द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो ये कथन हमारा गलत है। तीसरा है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया। बिल्कुल सही है। यह वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह भी बिल्कुल सही है। यानी कि गलत कौन है, ऑप्शन नंबर बी। तो जाहिर सी बात है कि सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना था, तो सर गलत कथन चूज करना था। मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आपसे पूछा जा रहा है कि m द्रव्यमान और r त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्व घूर्ण कितना होगा। मेरे मित्र ये फॉर्मूला है और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी बात की जाएगी जड़त्व आघूर्ण की तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला होगा 2mr स्क्वायर बटा 5। क्या होगा 2mr स्क्वायर बटा 5। ध्यान में रखिएगा कि यहां पे क्या लिखा हुआ है 5mr बटा 2 नहीं होगा, यह है 5mr स्क्वायर बटा 2। ध्यान दीजिएगा ये आपका टाइपिंग फॉल्ट है, ये इस तरह से होना चाहिए था 5mr स्क्वायर बटा 2 इस तरह से, और यहां पे है 2mr बटा 5, ये भी गलत है सर। यहां पे ये है आपका 2mr स्क्वायर बटा 5। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला 2mr स्क्वायर बटा क्या होता है 5 होता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है। आपको यहां पे चूज करना है कि इन चारों में से कौन सा गति का सही समीकरण है। ध्यान दीजिएगा ये समीकरण आपका क्या है, तो सर ये है 2s इक्वल टू v माइनस u बटा टी। यहां पे है 2s, ये जो है आपका ये है 2s इक्वल टू 2ut प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे है ये आपका v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका u इक्वल टू v प्लस 80। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही है सर। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग गति के समीकरण की बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि यहां पे पहला समीकरण कहता है v इक्वल टू यू प्लस 80 होगा। दूसरा समीकरण क्या कहता है, तो सर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर होगा। और तीसरा समीकरण कहता है कि v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2as हो जाएगा।
मेरे मित्र अगर हम इस तीनों समीकरण के सहारे अपने इस ऑप्शन की जांच करें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो 2s इक्वल टू v माइनस यू बटा टी लिखा हुआ है ये गलत। ठीक है, आप फिर से कहेंगे कि गुरुजी 2s इक्वल टू 2ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा हुआ है, हमको लग रहा है इहो गलत है। v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as ये तो पूरे का पूरे गलत है। क्यों? क्योंकि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2as होगा, क्योंकि u स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो सर ये भी गलत है। और यहां पे u इक्वल टू v प्लस ए टी लिखा हुआ है, जबकि क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा है। आप कहेंगे सर फिर आंसर क्या होगा? मेरे मित्र यहां पे आपको सोचना होगा। ये आपका ऑप्शन गलत, ये आपका ऑप्शन सर सस्पिशन है, और ये ऑप्शन ये भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। मेरे मित्र यहां पे आपको सस्पिशन नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि जो वैल्यू आपको दिया हुआ है इक्वेशन वो दिया हुआ है 2s इक्वल टू 2ut प्लस एटी स्क्वायर। आपको क्या चाहिए सर? हमको s चाहिए। s इक्वल टू क्या होगा गुरुजी 2ut प्लस एटी स्क्वायर। अब बटा क्या हो जाएगा? तो सर यहां पे 2 है तो 2 हो जाएगा। मेरे मित्र क्या हम इसको s इक्वल टू 2ut बटा 2 लिख सकते हैं, प्लस ये जो एटी स्क्वायर है एटी स्क्वायर बटा 2 लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो जी ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और यही सेम चीज हमारा ut प्लस ये एटी स्क्वायर बटा 2 है, तो क्या हम इसको हाफ एटी स्क्वायर लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर ये जो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, इसी को हम लोग 2s इक्वल टू 2ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ही बताइए कि सही चीज क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी ये आपका उल्टा है, यहां पे बी होना चाहिए, यहां पे सी और यहां पे डी होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले तो थोड़ा सा ऑप्शन पे जरूर गौर फरमाइएगा। कोई रिलेशन निकल रहा होगा तो उसको आप वहीं पे काट खोट के बराबर कर दीजिएगा और आंसर आपका आ जाएगा। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है कि सीसॉ भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? मेरे मित्र आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि ये सीसॉ क्या होता है? तो ये एक प्रकार का झूला होता है सर। ये आपका एक प्रकार का इस तरह का झूला होता है। ठीक है, अब इस पे कोई बच्चा इधर बैठ रहा है तो इधर वाला जो होगा सर वो क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। अब इधर वाला बैठेगा तो ये ऊपर उठ जाएगा। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कारनामा होगा वो किसके चलते होगा? गुरुजी बल लगाने के चलते होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये किसका उदाहरण होगा? बल का उदाहरण होगा। विद्युत का यहाँ पे कोई उपयोग नहीं है तो विद्युत धारा कहां से आएगा सर? और समय को तो कोई लेना देना है नहीं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 10। कितना नंबर क्वेश्चन था पीछे? अच्छा 9 नंबर था। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहा जा रहा है कि औद्योगिक संस्थापनाओं में, यहां पे संस्थाओं होना चाहिए, भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? मेरे मित्र यहां पे बात की जा रही है किसकी? हाइड्रोलिक जैक की। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि हाइड्रोलिक जैक हो या फिर हाइड्रोलिक आपका ब्रेक हो, इन सभी में या ये सभी जो हैं किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? आप याद रखेंगे पास्कल के सिद्धांत पर आधारित होते हैं या फिर पास्कल के नियम पे आधारित होते हैं। पास्कल के नियम पे आधारित होते हैं। क्या है नियम? तो पास्कल का नियम कहता है कि अगर किसी बंद बर्तन में या किसी बंद ट्यूब में कोई लिक्विड भरा हुआ है और उस पे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा तो वो क्या करेगा? तो सर समान दाब उत्पन्न करेगा। और इसी सिद्धांत पे कौन कार्य करता है? हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि औद्योगिक संस्थापनाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वो भौतिकी के किस नियम पे आधारित है? आप कहेंगे पास्कल के नियम पे आधारित है। बाद बाकी खेल सिद्धांत नाम का यहां पे कुछ होगा नहीं। आर्किमिडीज सिद्धांत अभी जस्ट हमने बताया है और न्यूटन का नियम अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस करा है। आइए बात करते हैं
अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि पारंपरिक ताप दीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है। चला जी, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है इसका ये फिलामेंट किससे बना होता है। आप सभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले मित्र हैं और आप कहेंगे कि गुरुजी टंगस्टन का बना होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि टंगस्टन का सिंबल यानी कि प्रतीक क्या होता है, तो इसका प्रतीक जो है वो W होता है। क्या है, तो टंगस्टन का लैटिन नेम वॉल्फ्रम होता है। टंगस्टन का इसमें क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है और साथ ही मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है सर, ज्यादा होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि सर्वोत्तम चालक की बात की जाएगी तो हम लोग क्या कहेंगे सर, जो चांदी है उसको माना जाएगा। लेकिन अगर उत्तम चालक की बात की जाएगी तो सर तांबा को हम लोग देखेंगे। क्यों, क्योंकि तांबा जो है वो सस्ता होता है, हम लोग चांदी का वायर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो उत्तम चालक के रूप में तांबा को देखते हैं और सर्वोत्तम चालक के रूप में हम लोग किसको देखते हैं, चांदी को देखते हैं। ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या पूछा जा रहा है कि वेबर किसकी इकाई है। ऑप्शन है चुंबकीय प्रवाह घनत्व, दूसरा ऑप्शन है विद्युत चालकत्व, तीसरा ऑप्शन है धारिता और चौथा ऑप्शन है चुंबकीय प्रवाह। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो वेबर है ये किसका यूनिट होगा। तो आप सभी ध्यान में रखना कि वेबर जो है वो चुंबकीय फ्लक्स, वेबर जो है वो चुंबकीय फ्लक्स एवं चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रवाह नहीं कहेंगे, चुंबकीय प्रवाह दोनों का यूनिट है। जबकि बात करेंगे किसकी, चुंबकीय प्रभाव घनत्व की, तो कहेंगे सर इसका यूनिट टेस्ला होगा। विद्युत चालकत्व की तो सीमेंस पर मीटर, एस पर मीटर आप ये भी लिख सकते हैं सर, पढ़ते क्या है सीमेंस पर मीटर पढ़ते हैं। और धारिता का यूनिट क्या हो जाएगा, तो सर फैराड हो जाएगा। क्वेश्चन करा जा रहा है वेबर किसकी इकाई है, आपने बोला चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय प्रवाह। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि उस उपकरण का नाम बताइए जो एक चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि वैसा कौन सा उपकरण है जो एक चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। यहां पे जो संभावित अंतर की बात की जा रही है वो किसकी की जा रही है, तो गुरुजी विभवांतर की जा रही है, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और आप सबको मालूम है कि विद्युत परिपथ में जो दोनों सिरों के बीच में, विद्युत परिपथ में जो दोनों सिरों के बीच में विद्युत धारा आसानी से दौड़ पाती है वो किसके वजह से, तो सर विभवांतर के वजह से। और किसी भी परिपथ में विद्युत धारा ले जाना है तो हमको विभवांतर चाहिए ही चाहिए, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो सर विभवांतर को बनाए रखने के लिए बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन करा जा रहा है कि उस उपकरण का नाम बताइए जो एक चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। आप कहेंगे सर संभावित अंतर को आपने विभवांतर से जोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है कि सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि बैटरी जो है ये एक ऐसा उपकरण है जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। ये आपको केमिकल एनर्जी को किस में बदल के देता है, सर विद्युत ऊर्जा में बदल के देता है। ये सर आपका 2019 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए टोटल फिजिक्स के क्वेश्चन थे, और मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम में जो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका लेवल क्या रहेगा। जनरली अगर आप मोटे तौर पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो रिवाइज करने की बात है उसमें यूनिट एंड डायमेंशन यानी कि कुछ महत्वपूर्ण फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को आपको याद रख लेना है, साथ में आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं उसको याद रख लेना है, और साथ ही न्यूटन्स लॉज वगैरह जो हैं, ग्रेविटेशन के लॉज जो हैं उसको ध्यान में रख लेना है, और साउंड का थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है। लाइट से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन लाइट का रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, कुछ बेसिक और इमेज का फॉर्मेशन, और ज्यादा कुछ नहीं। और इलेक्ट्रिसिटी का भी उसी तरह से कुछ बेसिक और जो इंपॉर्टेंट रूल है वो अगर आप इतना कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से एसएससी जीडी एग्जाम में फिजिक्स से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। और मेरे मित्र इसके अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करने होंगे अपने इस स्कोर बूस्टर सेशन में केमिस्ट्री की, जहां पे हम लोग केमिस्ट्री में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान में रखिएगा मैं आपको अभी 2019 का क्वेश्चन करा रहा हूं और इसके बाद फिर मैं आपको 2021 का भी क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और जो फिर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हो वो दोनों आपका पूरी तरह से रिवाइज हो जाए और आप एग्जाम में जाओ तो आप अपना स्कोर को बूस्ट कर पाओ।
मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि यहां तक के जो भी क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे, और साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।